प्रॉफिटेबल बिजनेस है। हाजीपुर वैशाली जहाँ की केले की खेती बहुत होती है, तो यहाँ पे ये काम बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले जो लोग किसान थे वो ऐसे ही थम को वेस्ट कर देते थे, इनका कोई यूज़ नहीं आ पाता था, ये ऐसे ही खेत में सड़ते रहते थे। यहाँ पे 3 मशीन है, एक एक्सट्रैक्टर है, एक कटर है और एक कॉम्बिंग के लिए मशीन है। ये तुम्हारा स्टेम कटर हो गया। इसमें स्टेम को पहले क्या करना है, 2 भाग में काट लेना है, समझे। फाइबर, क्योंकि जितने बड़े पेड़ रहेंगे तो उसमें फाइबर टूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, उससे छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। उसके बाद कटर पे देना है। कटर पे 2 भाग जैसे कट गए रहेंगे, देखते हो 2 भाग, एक पेड़ के 2 भाग करते हैं। यहाँ बड़े पेड़ होते हैं, ये जो है ना तुम्हें हो गया अल्पान के पेड़ हुए। अल्पान के पेड़ थोड़ा बिग इन साइज होते हैं, इसलिए उसे 2 भाग में करते हैं। और जैसे तुम्हें सिंगापुरी हो गया, ये सब छोटे पेड़ होते हैं, तो सबको एक भाग में तुम कटर में डाल सकते हो। और छोटे होते हैं तो उसका स्टेम के फाइबर टूटने के भी चांसेस कम रहते हैं। और ये बड़े पेड़ होते हैं, अगर बड़े पेड़ को जब कटर और एक्सट्रैक्टर में घुसाओगे तो उसके टूटने के चांसेस फाइबर के ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हम छोटे टुकड़े में कर लेते हैं। उसमें कटर में भी इजी रहेगा, वेस्टेज कम निकले, और एक्सट्रैक्टर में जाएगा उसमें भी वेस्टेज कम निकले। इसे जो है ना 4 भाग में काट लिए, एक पार्ट जो रहा उसको 4 भाग में काट लिए, बीच करके 4 भाग में काटे, समझे। उस 4 भाग में काटने के बाद उसको लेडीज तरह स्प्लिट की, मतलब छुड़ाई पूरा। छुड़ाने के बाद जो है ना इसके साइड वाला पोर्शन जो है उसे निकाल दिया जाता है, जो मतलब एक्सट्रैक्टर में मतलब पूरा, मतलब इसको जो है ना ये जो देखो साइड होते हैं वो मतलब पूरे छुड़ाते नहीं है, समझा। वो प्लास्टिक टाइप रहते हैं, तो ये तुम्हें साइड निकाल दिया जाता है, समझा। ये साइड निकाल दो, और ये जैसे छुड़ाया तो इसे जो है ना तुम्हें ये छुड़ा हुआ पार्ट को मतलब एक्सट्रैक्टर में घुसाया जाता है। इस फॉर्म में तुम्हें मतलब आधा फर्स्ट में तुम्हें हाफ पोर्शन करना है, फिर सेकेंड में जब अंदर चला जाएगा फिर खींच करके फिर सेकेंड में हाफ पोर्शन करना है। ये हाफ पोर्शन करोगे फिर खींच लोगे तो फाइबर निकले रहेंगे इस फॉर्म में, समझे। इसे ड्राई होने के लिए दे देना है। ये हो गया। और अगर तुम्हें कॉम्बिंग करनी है तो कॉम्बिंग वाली मशीन वो है। कॉम्बिंग के प्रोसेस में जब हल्के धूप लगे रहेंगे ना, भींगा रहना चाहिए, क्योंकि भींगा रहेगा तो जल्दी कोई भी चीज़ टूटते नहीं भींगे हुए में, समझे। फाइबर हो गया का कपड़ा समय जल्दी स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। हाँ, स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो उसी के लिए क्या, जब हल्का हल्का भींगे रहेंगे उसी समय उसे कॉम्बिंग में देना है। कॉम्बिंग के प्रोसेस में कॉम्बिंग मशीन में देना है, क्योंकि वो जल्द टूटे ना पूरा फाइबर। अगर फाइबर पूरे ड्राई हो गए रहेंगे, सूख गए रहेंगे, तो वो फाइबर ज़्यादा टूटेंगे, ठीक है। साथियों, मुझे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किए गए एक प्रयास के बारे में भी पता चला है। कोविड के दौरान ही लखीमपुर खीरी में एक अनोखी पहल हुई है। वहां महिलाओं को केले के बेकार तनों से फाइबर बनाने की ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया गया। वेस्ट में से बेस्ट करने का मार्ग। केले के तने को काटकर मशीन की मदद से बनाना फाइबर तैयार किया जाता है, जो जूट या सन की तरह होता है। इस फाइबर से हैंडबैग, चटाई, दरी, कितनी ही चीजें बनाई जाती हैं। इससे एक तो फसल के कचरे का इस्तेमाल शुरू हो गया, वहीं दूसरी तरफ गांव में रहने वाली हमारी बहनों बेटियों को आय का एक और साधन मिल गया। बनाना फाइबर के इस काम से एक स्थानीय महिला को 400 से 600 रुपये प्रतिदिन की कमाई हो जाती है। लखीमपुर खीरी में सैकड़ों एकड़ जमीन पर केले की खेती होती है। केले की फसल के बाद आमतौर पर किसानों को इसके तने को फेंकने के लिए अलग से खर्च करना पड़ता था। अब उनके पैसे भी बच जाते हैं, यानी आम के आम, गुठलियों के दाम। ये कहावत यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। साथियों, एक और बनाना फाइबर से प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केले के आटे से डोसा और गुलाब जामुन जैसे स्वादिष्ट व्यंजन भी बन रहे हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ और दक्षिण कन्नड़ जिलों में महिलाएं यह अनूठा कार्य कर रही हैं। ये शुरुआत भी कोरोना काल में ही हुई है। इन महिलाओं ने न सिर्फ केले के आटे से डोसा, गुलाब जामुन जैसी चीजें बनाई, बल्कि इनकी तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया है। जब ज्यादा लोगों को केले के आटे के बारे में पता चला तो उसकी डिमांड भी बढ़ी और इन महिलाओं की आमदनी भी। लखीमपुर खीरी की तरह यहाँ भी इस इनोवेटिव आइडिया को महिलाएं ही लीड कर रही हैं। बाकी सब वो कट।
खाद का प्रोसेस इसमें यही रहेगा तुम्हें कि इसे जो है ना पहले ड्राई होने देना है, समझे। इसको 15 से 20 डेज ऐसे ड्राई होने देना, और ड्राई होगा ना तो इसको ड्राई, गोबर भी ड्राई रहेगा तो दोनों को मिक्स कर देना पल्प सब के ऐड करते हुए। 60-40 के रेशियो में ऐड करना। 60 तुम्हारा ये रहेगा, पल्प रहेगा, ये सब रहेंगे, वेस्टेज सब रहेंगे, 40 गोबर रहेंगे। ये तुम ऐड कर लोगे तो इसको 15 डे ड्राई होने के लिए छोड़ना होगा मिक्स करने के बाद। उसके बाद तुम उसे बर्मी में यूज करो। ड्राई होने के लिए सर ऐसे ही खुले में छोड़ देते हाँ, खुले में, ओपन एरिया। केले के किसानों को एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। अक्सर देखा जाता है कि केले की खेती करते हैं, उसके बाद केला उत्पादन ले लेते हैं, उसके बाद केले का जो पेड़ है उसका बचा हुआ हिस्सा फेंक देते हैं, नहीं तो वहीं पे सड़ जाता है। लेकिन किसानों का उसको उस पेड़ का भी अब फायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप मशीन देखिए, यहाँ पे केले को अलग अलग किया जाता है। उस केले के रस्सी जो रेशम निकलता है उससे, ये जो हमारे साथ है वो उन्हीं से बातचीत करके समझेंगे कि उस केले के पेड़ से रेशम कैसे निकाला जा रहा है। दरअसल ये जो कार्य हो रहा है वो कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा के तकनीकी मार्गदर्शन में जो गोठान में संचालित जो है एक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, जो गोठानों में मशीनरी का जो सेटअप है वो सब लगा के महिला समूह द्वारा कार्य किया जा रहा है अभी। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे बेमेतरा जिले में लगभग 1000 हेक्टेयर से जो है ऊपर के एरिया में हमारे केले की खेती हो रही है। केले की खेती से क्या है कि किसान जो है उनको केला का जो फल लेने के बाद वो इस तने का जो है 1-2 साल में वो हार्वेस्ट करना चाहते हैं और वहाँ बाहर उसको खेत वगैरह के बाहर वहाँ फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो है कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारे जिले में जब हम केले की खेती हो रही है तो हम उसके तने को लाके कुछ यूज करें। तो ये जो केले बेकार नहीं जाएगा, मतलब केले का बेकार नहीं जाएगा। ये केले का तना इतना अच्छा है और इस पे जो जैविक खेती को बढ़ावा अपन दे सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस केले के तने में 3 मेजर भाग होते हैं। एक तो जो अपन स्टेम को लाते हैं, स्टेम को लाने में जो ये कटर मशीन है, इससे स्टेम को 2 भागों में काटा जाता है। काटने के बाद ऐसे अलग अलग लेयर्स को निकाला जाता है। ये कटर मशीन में जो तने आएंगे उसको 2 भाग में तने को काट लिया जाता है, ठीक है। कटने के बाद ये अलग अलग लेयर में निकाला जाता है। ये इसकी एक रेशा निकालने की एक्सट्रैक्टर मशीन है, फाइबर एक्सट्रैक्टर मशीन, ठीक है। इसमें ये जो लेयर है इसको फिट करके अपन रेशा जो निकाल लिया जाता है। रेशा निकलने के उपरांत इस तरीके का रेशा जो है निकाला जाता है, और इसके साथ साथ इस रेशे को निकलने के बाद भी केला पल्प जो है ये इस मशीन में इकट्ठा होता है। इस केला पल्प से हम बहुत ही अच्छा जो है जैविक खाद जो है उसको बनाया जा सकता है, जो कि 45 से 50 दिन में तैयार होता है। मैं और कुछ समझना चाह रहा था सर, इधर आ जाइए, आपसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि अभी कहाँ ये प्रोग्राम शुरू किया गया? ये छत्तीसगढ़ का पहला प्रोग्राम है जो हमने बेमेतरा जिले में शुरू किया है, क्योंकि हमारे बेमेतरा जिले में 1029 हेक्टेयर में केला की खेती होती है। और जो केला तना होता है वो किसानों के लिए एक समस्या रहता है, क्योंकि तना का पेड़ को उसको मैन्योरिंग करना है या उसको अलग रखना है, कठिन समस्या है। तो हमने केले के तने से हम किस तरीके से फाइबर बना सकते हैं, फाइबर के साथ साथ हम ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर भी कैसे बना सकते हैं, और जो पल्प निकलता है वो एक अच्छा कंपोस्ट का काम करता है। तो ये एक कंबाइंड रूप में हम केले तने से रेशा भी निकाल सकते हैं, अच्छा ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं और केला पल्प भी बना सकते हैं। इसके अलावा जो सर ये बताइए मुझे, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, हाँ। क्योंकि किसान केले का फसल ले लेते हैं, उसके बाद उसका जो बचा हुआ पेड़ है उसको फेंक देते हैं। तो अब उस बचे हुए पेड़ का तो अब फायदा लिया जा सकता है। तो किसान फ्री में आपको देते हैं कि उनको भी उस पेड़ के लिए पैसा? हम उनको अभी हमारा ट्रायल मोड में है कि हमारे जो एसएचजी है कि उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे जैसे फाइबर का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये अभी यूनिट को स्टार्ट हुआ 1 महीना हुआ है। तो हमारी जो हमने कैपेसिटी की यूनिट लगाई है वो 50 से 60 किलो फाइबर पर डे करेगा। और फाइबर का जो रेट है वो 150 से 200 रुपए किलो होता है। इसके अलावा पर डे 500 से 600 लीटर केला जल निकलेगा। केला जल को जल दिखा दीजिए, कौन सा है ये केला जल? तो केला जल को हम एक 50 केल का डाइजेस्टर सिस्टम आता है, जिसमें हम उसमें 5000 लीटर केला जल को डाइजेस्ट करके उच्च क्वालिटी का इस तरीके से जैविक खाद बना सकते हैं। तो ये जैविक खाद भी किसानों के काम आएगा। इसके अलावा फाइबर इंडस्ट्रीज में जो आजकल नेचुरल फाइबर का काम है, तो नेचुरल फाइबर से हम कपड़ा बना सकते हैं। इसके अलावा इससे बेस्ट क्वालिटी का हम बनाना पेपर भी बना सकते हैं। वो भी दिखा दीजिए पेपर। ये इस तरीके से हम बनाना पेपर भी बना सकते हैं। केले से ही बना हुआ है? केले के रेशे से बना हुआ है, और इसमें हाँ बढ़िया है। इसके अलावा ये 100% का है। हाँ, ये क्या है? ये 100% ये थोड़ा मोटा है उससे? प्रतिशत जो है केले के जो फाइबर जो निकाले हैं हम उससे ये बना हुए हैं। तो ये इसमें काफी थोड़ा मतलब mix है। स्ट्रॉन्ग रहता है। इसमें थोड़ा सा मिक्स है, इसमें 50-60 ये समझ सकते हैं कि जो फाइल हम रखते हैं, डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो उसी की तरह काम कर सकता है। काम करेगा। इससे हम विजिटिंग कार्ड भी बना सकते हैं, पेड भी बना सकते हैं, शादी के कार्ड्स भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम केला के तने से फाइबर निकाल के, केला जल निकाल के, केला पल्प निकाल के एक अच्छी आमदनी का सोर्स महिला समूह के लिए या किसानों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। सर, तो हम ये मान के भी चलें कि आने वाले समय में जो केले का पेड़ है छत्तीसगढ़ में, उसकी भी बिक्री होगी, किसानों को उसका भी लाभ मिलेगा? बिल्कुल लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक हम कहें तो केले की एक फाइबर इंडस्ट्रीज भी अपन खड़ी कर सकते हैं अपने छत्तीसगढ़ में। और ये अनुमान के तर्ज पर ही बता दीजिए कि एक पेड़ का क्या कीमत दिया जा सकता है, जो हम उससे एक पेड़ से हम कितना कुछ निकाल सकते हैं, कितना कमा सकते हैं? एक पेड़ से मैं बताऊं तो हम 3 से 4 किलो फाइबर निकलेगा।
और 3 से 4 किलो फाइबर। मतलब ये है कि अभी हम किसानों से ट्रायल मोड में हैं, हाँ। तो हम अभी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 रुपए प्रति तना दे पाएंगे। अच्छा। उसके बाद अभी जब हम अपनी इकोनॉमिक्स कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ। अभी तो देखिए जो थ्योरी में रहता है वो अलग चीज हाँ, रहता हाँ, है, हाँ, और जो प्रैक्टिकल में रहता है वो अलग चीज हाँ। रहता है। जब हम प्रैक्टिकल एमपी सब चीज देख लेंगे तो हाँ। किसानों को हम बता पाएंगे कि हम एक तना इतने रुपए में आपसे ले लेंगे। बिल्कुल। यानी कि ये कहा जा सकता है कि केले का जो तना है, यही तना आप देख रहे होंगे, ये तना, ये अक्सर किसान फेंक देते हैं इसका फसल लेने के बाद, लेकिन इससे भी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को इससे भी लाभ मिल सकता है। ये वेस्ट नहीं होगा, इससे भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। इन्होंने फाइल दिखाया, इस केले से जल दिखाया, जेल बना रहे हैं उसका, और खेतों में भी छिड़काव किया जा सकता है। तो हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के किसान विकसित हो रहे हैं और केले के किसान भी अब आगे और विकसित हो सकते हैं। पर मैंने देखा कि मेरे बेबी को बहुत सारे रैशेस और इन्फेक्शंस हो रहे थे और मैं उस वजह से काफी वरीड थी। और ये सब डायपर पहनने की वजह से हो रहा था। बच्चों को ही नहीं, डायपर्स एनवायरनमेंट को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि इन डायपर्स को डिकम्पोज होने में 200 साल से भी ज्यादा लग जाता है। और आपको जान के हैरानी होगी कि यूनिसेफ की रिपोर्ट्स के हिसाब से इंडिया में अराउंड 5 लाख किलो से भी ज्यादा डायपर वेस्ट जनरेट होता है, वो भी सिर्फ एक दिन में। यस, एक दिन में। इतना ही नहीं, मोस्ट डायपर्स में मिलने वाले केमिकल्स जैसे कि VOC, डायोक्सिन्स, सोडियम पॉलीएक्रिलेट और अधेसिव्स कुछ बहुत ही सीरियस इलनेसेस जैसे कि डर्माटाइटिस, कैंसर एंड इवन इम्पेयर्ड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट का रीजन भी बन सकता है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हम में से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, इसलिए हम अपने बच्चों को ऐसी टॉक्सिक चीजें पहना देते हैं। तो क्या बच्चों को डायपर्स भी ना पहनाएं? वेल, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जरा सोचिए कि अगर इस चीज का कोई इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव हो तो। पल्लवी जी के दिमाग में भी यही स्ट्राइक हुआ और वो इस बारे में काफी पढ़ने लगी। फिर मुझे ध्यान आया कि इंडिया में क्लॉथ के नैपी, जिनको लंगोट भी कहा जाता है, वो हमेशा से यूज होते आए हैं, जो कि बेबीज के स्किन के लिए हेल्दी भी है और बिल्कुल हार्मफुल भी नहीं होते, और वो कपड़े से बने होते हैं, उसी कारण वो बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं। पर ओवर टाइम इन कपड़े से बने लंगोट को डायपर्स ने रिप्लेस कर दिया, और इसके रीजंस काफी ऑब्वियस हैं। डायपर्स लंबे टाइम तक बेबीज की यूरिन को एब्जॉर्ब करके ड्राई रखते हैं, साथ ही इनको धोने या साफ करने का कोई इशू ही नहीं होता, क्योंकि एक बार यूज करने के बाद हम इसे फेंक देते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं यूज करने के लिए। और मुझे समझ आ गया कि मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जो कि क्लॉथ नैपी के जैसे चिल्ड्रन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और डायपर के जितना पूप और पी भी एब्जॉर्ब कर पाए। और इसी आइडिया को सच बनाने के लिए मैंने अपना डायपर ब्रांड, और इसको बनाने में सबसे बड़ा चैलेंज था कपड़े को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्बेंट बनाना। और इसके लिए हमने कई सारे मटेरियल्स ट्राई किए, जैसे कि रेयॉन, वूल, माइक्रोफाइबर, और ऐसे ही कई सारे आइटम्स को हिट एंड ट्राई किया और फेल हुए। और फिर फाइनली हमने ऑर्गेनिक कॉटन का ट्रायल किया और ये यूज करने के लिए ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रहा था। तो चलिए समझते हैं कि ऑर्गेनिक कॉटन को यूज करके इन डायपर्स को बनाया कैसे जाता है। सुपर बॉटम्स डायपर बनाने की प्रोसेस शुरू होती है फैब्रिक सिलेक्शन से, जिसके बाद इस फैब्रिक को एजो फ्री डाई से प्रिंटिंग के लिए भेज दिया जाता है। प्रिंट होने के बाद इसको लेजर कटर से कट करके शेप देते हैं और फिर इनके अंदर एक नॉन टॉक्सिक मटेरियल से फिल करके स्टिच किया जाता है। एक बार स्टिच हो जाने के बाद फाइनली इन डायपर्स को क्वालिटी चेक के लिए भेज दिया जाता है और इस तरह से ये सुपर बॉटम बन के तैयार हो जाता है। ये डायपर्स एब्जॉर्बेंट होते हैं और इसी साथ किसी तरह के रैशेस या किसी बीमारी का भी कोई स्कोप ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। और इन डायपर्स को हम 300 से भी ज्यादा बार यूज कर सकते 6 हैं। ग्राम बनाना फाइबर डलता है एक पैड में। हमारे फार्म पे पूरा नहीं हो पाता था बनाना फाइबर, तो वो आसपास के फार्म से भी लिया करते थे जब हमें रिक्वायरमेंट होती थी, और मशीन हमने वहाँ पे लगा के दी थी। और उन्होंने तो हमारे जो ब्रह्मचारी थे इंचार्ज ऑफ द फार्म, वो कर दिया करते थे। मुझे सिर्फ रिक्वायरमेंट उनको बताना पड़ता था कि इतना केजी हमें चाहिए और यहाँ पे जाए। तमिलनाडु का धीरे धीरे हमने सॉर्ट ऑफ फेज आउट कर दिया और अभी ज़्यादा हम यहीं पे केरल में ही डिपेंडेंट है करने के लिए। यहाँ पे हमें वॉलंटियर हेल्प भी मिल जाती है, आश्रम के पास ही है ये एक्सट्रैक्शन यूनिट। जिस तरह से पेपर बनता है, बस ठीक उसी तरह से सेल्यूलोज फाइबर बनता है, जो कि हर पैड में और 99% पैड्स में वो अब्सॉर्बिंग मटेरियल होता है। तो अभी हम ज़्यादा लोगों को पैड्स पहुंचाने लगे और अगर उसमें और भी पेड़ कटने लगे, सो दैट इज़ नॉट अ वेरी सस्टेनेबल सोल्यूशन। तो तब बनाना फाइबर की तरफ हमने देखा, और बनाना फाइबर भी हम पहले नहीं थे जो हमने ढूंढ निकाला। बनाना फाइबर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेल्यूलोज फाइबर, वो भी पेड़ से ही प्राप्त होता है। फर्क जैसे आपने कहा केवल इतना है कि एक बार फल लगने के बाद वो पेड़ कट जाता है, तो कटे हुए फलों से फाइबर निकलता है। अगर हमने कुछ नया किया तो वी वर द वर्ल्ड्स फर्स्ट टीम टू यूज बनाना फाइबर फॉर रीयूजेबल पैड्स। डिस्पोजेबल कोई भी चीज लॉन्ग रन में सस्टेनेबल नहीं हो सकती, क्योंकि प्लैनेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम बनाते जाएं और उसे फेंकते जाएं।
इन जनरल आई वुड से जब कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ बात करते हैं, it is very easy to connect with them. The younger generation is very much मतलब वो बहुत ओपन है चीज़ें ट्राई करने के लिए। और रूरल इलाकों में और लोअर मिडिल क्लास सेगमेंट के लिए आई थिंक द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन है कि इससे पैसे बचते हैं। रूरल इलाकों में भी लोग इसीलिए सुनते हैं हमें क्योंकि उनको पता है, उन्होंने मतलब वीडियो सुने हैं, जब देखा है टेस्टिमोनियल्स की शहरों में भी लड़कियां यूज कर रही हैं। अगर पानी की कोई बात करता है तो मैं पूछती हूँ उनसे वर्कशॉप्स में ही कि फिर तो हम बोलेंगे कि डिस्पोजेबल ब्रा और डिस्पोजेबल पैंटी भी हमें उस तरह से हमें यूज करनी चाहिए। धोने सुखाने में बहुत आसान है और ना केवल सॉक्यम पैड्स, सभी तरह के रीयूजेबल पैड्स, अदरवाइज कोई नहीं यूज कर रहा होता है। Into shorter pieces. The next step is turning those pieces into this fluff. The founders told us this part is a trade secret. We do a magical process once they reach our factory, convert them into a cotton-like material with our patented technology, which eventually will be pressed into more thinner and thinner sheets. This is the absorbent core of the pad. What is happening over here is they are putting all the different layers of the pad together. Workers layer the banana fiber core between other sheets.